भारत का संविधान भारत में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। संविधान के अनुसार ही पूरा भारत देश चलता है और यहाँ रहने वाले सभी को संविधान मानना बेहद जरूरी है और उसी के अनुसार यह देश चलता है। छुट्टी का दिन होता है वो उनके रूम पे आता है और अक्सर जिस दिन छुट्टी का दिन होता है लोग सुबह तक ज्यादा सोते हैं और लेट से उठते हैं, लेकिन जब लड़की आ जाती है तो फिर उनके साथ बातचीत करते हैं और कुछ सामान के लिए बाजार चले जाते हैं। बाजार जाते ही एक दूसरा शख्स यानी उसी का दोस्त प्रमोद उस रूम में पहुंचते हैं और जब वो लड़की को देखता है, इससे पहले से उसकी नीयत उसके ऊपर खराब होता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन मना करने पर वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से हो जाते हैं और अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं। अनजान में उनकी हाथ उनके ऊपर पड़ने लगते हैं, जिससे कुछ ही समय में उस लड़की की मौत हो जाती है। मौत होने के साथ साथ जो प्रमोद होता है वो डर जाता है। घर का जो दरवाजा होता है, रूम का जो दरवाजा होता है, उनको बाहर से बंद करता है और वहां से भाग जाता है। और जिसका वो कमरा था वो होता है सुबोध। फिर उस कमरे में पहुंचता है तो देख के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और देख के परेशान और हैरान हो जाता है। तुरंत बगल वाले रूम को पता चलता है और खबर इतनी तेजी से फैल जाती है कि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ ही पल में वहां पुलिस प्रशासन भी पहुंच जाते हैं और सुबोध को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद केस मुकदमा चलता है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी की सजा सुनाने के बाद जेलर उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है, हम सब पूरा करेंगे। कुछ देर रुकते हैं और फिर बोलते हैं जेलर साहब, बस एक रात मैं अपने जीवन साथी यानी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है कि जहां दो दोस्त बचपन से ही साथ रहते हैं, खेलते कूदते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां आती है तो गांव से शहर की तरफ रुख करते हैं। दोनों पहले साथ ही होता है, फिर दोनों का जगह अलग अलग ठिकाना होता है, अलग अलग किराए के रूम लेते हैं और साथ में काम करते हैं। सुबोध भी कंपनी जाना शुरू करता है और वहीं प्रमोद भी कंपनी जाना शुरू करते हैं। कंपनी में काम करते हैं, अच्छे खासे लोगों से दोस्ती होना शुरू हो जाता है और दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल और जिंदगी का सफर बेहतर चल रहा होता है। उन्हीं बीच में सुबोध को एक लड़की से नजदीकियां बढ़ती है। उसका नाम होता है वंदना और सुबोध एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और उनका दोस्त प्रमोद भी उनके साथ होते हैं। जो अपने रूम से लंच लेके जाते थे उनसे वंदना भी शेयर किया करते थे और अपने लंच सुबोध को भी दिया करते थे। उसमें प्रमोद का भी हिस्सा होता है, प्रमोद भी मिल बांट कर। अब यहाँ सुबोध, प्रमोद और वंदना एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और काफी मिलनसार होते हैं, बातें करते हैं और जिंदगी की जो खुशनुमा सफर होता है वो हंसते बातें करते हुए और कंपनी में काम करते हुए गुजर रहा होता है। दोस्तों, हर चीज ठीक ठाक होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन ये जो प्रमोद होता है उनकी निगाह उनके और जो वंदना होती है उन पर गलत नजर पड़ती है। जब प्रमोद और सुबोध अपने अपने रूम पे होते हैं तो प्रमोद अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हैं कि क्यों ना वंदना को, जो आपसे ज्यादा दोस्ती है, करीबी है, एक रात के लिए आप मुझे दे दो।
या आप उन्हें ये कहे कि मेरे साथ करात रहे। इन बातों से सुबोध नाराज हो जाता है और उन्हें कहता है कि वो ऐसा नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ये जो प्रमोद होता है अपने मन में इस बात को बैठा लेता है कि नहीं, मुझे वही करना है जो मुझे पसंद है। सुबोध की बातों को काट देता है और तमाम प्रकार के कोशिशें करता रहता है, लेकिन ऐसा कोई सफलता हाथ नहीं आती। तो उसी दौरान जब तीनों एक जगह इकट्ठे थे, बैठे थे और लंच कर रहे थे, तब वो लड़की कहती है क्यों ना एक दिन हम आपके रूम पर जाए और वहीं बैठ के लंच करें, खूब बातें करें और मौज मस्ती करें। तो काफी देर बाद सुबोध बोलता है अगर ऐसी इच्छा है तो उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन छुट्टी वाले दिन हो तो और भी बेहतर होगा। और प्रमोद भी वहां बैठकर ये सभी बातें सुन रहा होता है। छुट्टी के दिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्सर लोग देर रात सोते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, लेकिन ये जो लड़की थी वंदना, छुट्टी के दिन सवेरे उसके रूम पे पहुंच जाता है, उससे बातचीत करती है। कुछ लंबा समय बातचीत होने के बाद सुबोध को ये पता चलता है कि उनके रूम में जो खाने की है फल फूल और सब्जियां नहीं है। तो उन्हें वंदना से कहते हैं कि आप थोड़ा देर रूम में इंतजार कीजिए, मैं मार्केट से जाकर कुछ फल फूल सब्जियां लेके आता। वो मार्केट चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान प्रमोद उनके रूम में दाखिल होता है। उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि सुबोध मार्केट गए। जो प्रमोद की निगाहें और नजर थी, जो मनसा था, उस लड़के के प्रति अच्छा नहीं था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन वो लड़की इनकार करती है तो गुस्से में आ जाता है और प्रमोद को अनजाने में हत्या कर बैठता है। हत्या करने के साथ साथ ही प्रमोद वहां से निकल पड़ते हैं और रूम को बाहर से पुलिस आती है और सुबोध के कमरे में जो ही पहुंचता है और सुबोध को पुलिस उठाकर ले जाती है और तमाम सबूत और वहां जो भी फॉरेंसिक टीम होती है, हर एक बात होता है, उसी के ऊपर थोप दिया जाता है कि इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुबोध है। दोस्तों, सुबोध को पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया जाता है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और यहां तमाम लोगों का आक्रोश हो जाता है। उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और सुबोध को ही मुख्य दोषी मान लिया जाता है। और आक्रोश के वजह से, लोगों की प्रदर्शन के वजह से पुलिस प्रशासन ये फैसला लेती है और न्याय को जल्दी से जल्दी देने की योजना बनाता है और सुबोध को फांसी यानी मौत की सजा सुना देता है। सुनाने के बाद वो इच्छा जाहिर करता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ये जो आखिरी रात है मैं गुजारना चाहता हूं। तो जेलर इसके बातों को मान लेता है, उनके लिए तमाम तैयारियां करते हैं। जेल के ही दूसरे हिस्से में एक कमरे में उनके लिए बेड तैयार किया जाता है। उनके परिवार यानी सुबोध की पत्नी को इन्फॉर्म किया जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है। उनकी पत्नी भी समय अनुसार अलीगढ़ पहुंचते हैं, यानी जेल के समीप पहुंचते हैं। और जेलर एक और काम करते हैं, जब वो उनके लिए बेड यानी रूम का इंतजाम करते हैं तो वहां कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं ताकि तमाम बातें जो उन दोनों के बीच होगा वो सुन सके और इसको रिकॉर्डिंग किया जा सके। क्योंकि एक एक बातों को जब एक कैदी जेल के अंदर होता है तो तमाम बातों को निगरानी करता है और देखभाल करता है। तो ऐसे ही होता है, जो उनकी पत्नी उस रूम में दाखिल होता है तो सुबोध जो अपनी पत्नी को देखता है, आंखें नम हो जाती है, सिर झुका होता है। उनकी पत्नी भी रोने लगती है और उनके धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके नजदीक जाता है और गले से लगा लेता है
आखिरकार उनका पति था। एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज्यादा तक रोता है। फिर उनकी पत्नी हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछता है, आखिर क्या वजह रही थी कि अगर आपने उन लड़की से दोस्ती की ही थी तो फिर आपने उनका खून क्यों किया। कुछ देर सोने के बाद सुबोध नम आंखों से और धीमी आवाज में बोलता है कि ये तो पूरा भारत ही या पुलिस प्रशासन ये मान के बैठा है कि मैं ही खूनी हूं, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने उसका खून नहीं किया, लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो। मेरा यकीन करो कि मैं उस समय उस रूम में नहीं था, मैं रूम से बाहर गया था। मैं फल सब्जी खरीदने गया था और जो ही मैं आया तो मैं देखता कि वो मर चुकी थी और मैं कुछ बता पाता हूँ, कुछ करता हूँ, सभी सबूत मेरे खिलाफ हो चुके थे और पुख्ता सबूत था और मुझे इस अंजाम तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो पत्नी बहुत रोती है, करे तो क्या करे, तमाम सबूत उनके खिलाफ है और ये सजा भी हो चुकी है और अगले सुबह उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। ये दोनों बहुत देर तक रोते ही रहते हैं, बातें क्या करें, बस इतना ही कि जिंदगी का ये आखिरी पल है, जैसे भी हो जीते। पति पत्नी के बीच ऐसा कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है, लेकिन दोनों पूरी रात रोते ही रहता है। सुबोध भी किस मुंह से उन्हें और समझाए या बताए, बस इतना ही कहता है, आप बच्चे को ख्याल रखिए और कभी भी ये बात मत बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, नहीं तो लोगों को और बच्चों को और आपको इस कानून व्यवस्था और प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। सुबह होता है, वो निकलती है, लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर अपने पति को यानी सुबोध को देखती है, निहारती है, कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ नहीं पाती है। लेकिन ये सारी बातें, सारी चीजें वो जेलर और वहां के स्टाफ ये सब सुन रहे थे। तब वो सभी कहते हैं कि एक निर्दोष को हम लोग मिलकर उन पर फांसी पर चढ़ाएंगे, तो क्यों ना अपने से उच्च अधिकारी को इन बातों की सूचना दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वो उतना सही नहीं है, क्यों ना एक बार विचार किया जाए। तुरंत ही सभी उच्च अधिकारी को एक जगह बैठाया जाता है और फिर से कई बार वो रिकॉर्ड को सुनता है और उससे छानबीन करके ये पता चलता है कि क्यों ना एक दूसरा जो मुजरिम है प्रमोद, उन्हें पकड़ कर लाया जाए। पुलिस प्रशासन तुरंत उनकी छानबीन करता है और प्रमोद को उठा कर लाता है। जब उन्हें सख्ती से पूछताछ करता है तो प्रमोद अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। जब प्रमोद अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, लेकिन जिसके लिए सुबोध सजा भुगत रहा था, सुबोध को बाइज्जत बरी कर देता है, उन्हें बचा लेता है। उन्हें घर वालों को सूचना किया जाता है, उन्हें घर पहुंचा दिया जाता है। वहीं पर प्रमोद को फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये जो भारत का संविधान है, यहाँ के वकीलों के लिए एक स्वर्ग या वरदान साबित है। यहाँ केस को लटकाना, भटकाना, अटकाना आम बात है और बहुत ऐसे हैं अभी भी हमारे देश के जेल में बहुत सारे जो इसने गुनाह नहीं किया है फिर भी सजा भुगत रहा है। वो लंबे समय तक जेल में रहते हैं, फिर उसे निर्दोष साबित किया जाता है। ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बनाया था, अनोखी लाल, जो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 11 साल जेल में बिताए। इस दौरान उन्हें 3 बार फांसी की सजा सुनाया गया। वो सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया। 11 साल रहने के बाद उसी कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया कि ये निर्दोष है। यानी उसे भी एक रेप केस फिर मर्डर करने के आरोप में कोर्ट में रखा गया था। उस दौरान उस पर क्या क्या नहीं बीता,
ये तमाम बातें उस वीडियो में बताया गया है। आप जरूर सुनिए अनोखी लाल का अनोखी कहानी जो मध्य प्रदेश के है। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जेल में बिताता है और कई साल के बाद अगर निर्दोष साबित हो भी जाता है तो उन्हें कोर्ट के द्वारा सिर्फ इतना कहा जाता है कि बाइज्जत आपको बरी किया जाता है, लेकिन कोई भी उसे आर्थिक सहायता सरकार या संविधान के द्वारा नहीं दिया जाता है। फाइनली जो दोषी था उन्हें सजा मिल जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है। अगर आप यहां तक आ गए, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके